नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरी चर्चा हुई थी आपसे, समाजशास्त्र के विभिन्न शाखाओं पे हम एक सीरीज प्रारंभ की है। उसी कड़ी में हम निरंतर नए नए समाजशास्त्री शाखाओं, उपशाखाओं, सब डिसिप्लिन जो है समाजशास्त्र, उन पर चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने मेडिकल सोशलॉजी पे की, फिर इंडस्ट्रियल करी, पॉलिटिकल सोशलॉजी करी। आज एक नए अनुशासन पे हम चर्चा करेंगे, वो है खेल का समाजशास्त्र, स्पोर्ट्स सोशलॉजी। आप सोच रहे होंगे खेल का समाजशास्त्र? जी हाँ, समाजशास्त्र की एक शाखा सोशलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स भी है। ये भी एक प्रमुख विषय के रूप में देखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं, जब 1838 में अगस्त कॉम्पनी ने समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया था, समाजशास्त्र विषय की संरचना की थी, समाजशास्त्री सिद्धांतों की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक संबंधों के आधार पे समाज को देखना चाहिए। समाज को समूह या व्यक्ति या झुंड नहीं, संबंधों के आधार पे जब संबंध होंगे, जहां संबंध होते हैं वहीं समाज बनता है। खेल भी समाज का एक हिस्सा है, एक ऐसा जिसमें नए नए समूह बनते हैं, व्यक्तिगत कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, सामूहिक कार्य होते हैं, और उसमें लोगों के संबंधात्मक व्यवहार बन जाते हैं। आज हम में आप में से लाखों क्या करोड़ों लोग हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को कभी नहीं देखा, विराट कोहली को नहीं देखा, रोहित शर्मा को नहीं देखा, कैम पीटरसन को नहीं देखा, वार्नर को नहीं देखा, मैरी कॉम को नहीं देखा, मैराडोना को नहीं देखा, लेकिन आपको उससे संबंध है। आप उनकी फोटो से खट से देखते पहचान जाते हैं। आप उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जब ये अच्छा खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी खराब होता है इनका तो आप भी चिंतित हो जाते हैं। ये संभात्मक पहलू है। तो समाजशास्त्र का एक उप अनुशासन जो है, सब डिसिप्लिन खेल का समाजशास्त्र है। ये सामाजिक घटनाओं के रूप में, जो सामाजिक घटनाओं के रूप में खेल पर पूरा फोकस करता है, ध्यान केंद्रित करता है। यह समाजशास्त्र जो है ना, ये समाजशास्त्र जो है, खेल का समाजशास्त्र, खेल के मध्य के संबंध, समाज और खेल के मध्य के संबंधों के अध्ययन का क्षेत्र है। यह सामाजिक रूप से इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो व्यक्तिगत होते हैं, उन पे अध्ययन करता है, समूह का अध्ययन करता है, समुदाय का अध्ययन करता है, संस्थाओं का अध्ययन करता है। इन सभी पे जो खेल का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस पर चर्चा करते हैं। खेल देखिए, एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को ऊंचाइयां दिला देता है, डिप्रेस भी कर देता है। व्यक्ति को जब अच्छा नहीं खेल पाता है, जीत नहीं पाता है, डिप्रेस हो जाता है। पीवी सिंधु देखिए, बुलंदियों पर पहुंच गया, ओलंपियन है। तो ये खेल व्यक्तिगत पे प्रभाव बहुत करता है। खेल समूह को प्रभावित करता है, खेल समुदाय को प्रभावित करता है, खेल संस्थाओं को प्रभावित करता है, और उनके जो सकारात्मक प्रभाव जब होते हैं तो आप देखिए ये सब मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, तो आपने देखा होगा कितना जबरदस्त राष्ट्रभक्ति का उभार आ जाता है। और निसंदेह जो टीम जीतती है उस देश में तो जबरदस्त आतिशबाजी, रैली और उत्साह का वातावरण बन जाता है। और जिस देश में जो देश की टीम हारती है वो डिप्रेशन में चले जाती है। ये सामुदायिक प्रभाव, समुदाय के अंतर्गत आप ये प्रभाव देखो। छोटे छोटे देश हैं, ओलंपिक में भागीदारी करते हैं, उनकी भारत की तुलना में बहुत सीमित शक्ति है, लेकिन वो गोल्ड मेडल लाते हैं। और जो लिस्ट आती है जब उनके देश का राष्ट्रगान बनता है तो देखिए उन देशों की, क्यूबा, घाना, ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां। तो खेल वास्तव में व्यक्तिगत नहीं है, समूह, समाज, समुदाय, संस्थाएं, सभी पे इसका प्रभाव पड़ता है। और खेल का समाजशास्त्र जो है वो एक सब डिवीजन है, सब डिसिप्लिन है, उप अनुशासन है, इन सभी पहलुओं को देखने का प्रयास करता है। एक समाजशास्त्री की दृष्टि से खेल का समाजशास्त्र में हम खेल है, उसकी टीम जो है, खेलने वाली टीमें जो है वो, और खिलाड़ियों के कार्यों, उनके व्यवहारों को हम देखते हैं। उसके साथ समाज पे किस तरह से समाज रिएक्ट करता है, समाज का क्या व्यवहार होता है, समाज किस तरह से प्रभावित होता है, इन सभी चीजों का हम विश्लेषण करते हैं। खेल का समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। पहले ही मैंने कहा, इट्स ब्रांच ऑफ सोशलॉजी। 1838 में समाजशास्त्र हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित हो गया, समाजशास्त्र की शाखाएं भी बढ़ती गई, और 19वीं सदी में
इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्भव जो है खेल के समाजशास्त्र का 19वीं सदी में हुआ। खेल के विषय में सामान्य रूप से सोचने के प्रयास, हम जो सोचते हैं, हमारी थॉट है, थिंकिंग्स है, इसकी शुरुआत जो है सर्वप्रथम जॉन हुइजिंग, होमोस लुडेंस और एक थॉस्टिन वेबलिन ने की थी। थॉस्टिन वेबलिन का तो सिद्धांत जो है लेजर क्लास, उससे इसकी शुरुआत हुई थी खेल के बारे में। खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी, खेल की गतिविधियां, खेल संघ, खेल समूह, खेल समुदाय पे समाजशास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। होमो लुडेंस तो कहते हैं संस्कृति और समाज में खेल के तत्व का क्या क्या प्रभाव। एक खेल जो है समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, संस्कृति को किस तरह से प्रभावित करता है, इन दोनों चीजों की होमो लुडेंस ने व्याख्या की, विवेचना की है। हुइजिंगा कहते हैं खेल विशेष रूप से समाज के अंतर्गत प्राथमिक और संस्कृति की पीढ़ी निर्माण का एक आवश्यक कंडीशन है, एक शर्त है। 1970 में हमने देखा खेल के समाजशास्त्र ने अध्ययन के एक संगठित और वैध क्षेत्र के रूप में ध्यान दिया। 1970 से अध्ययन भी किया जा रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, इस पर रिसर्च की जा रही है 1970 से। 1978 में नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी का गठन खेलों के अध्ययन के लिए किया गया। नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी स्टैब्लिश की गई कि जो खेलों का अध्ययन करेगी, खेल क्या है, खेल का क्या प्रभाव होता है, खेल समाज को कहाँ तक प्रभावित करते हैं, खेल का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, इन सबका 1978 में नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी जो हुई गठित, उसने इसके लिए बनाई गई। और 1984 में सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स जर्नल निकाला गया। ये कुछ इसके उत्पत्ति या इसकी हिस्ट्री के बारे में हम समझ सकते हैं। अब खेल क्या है? खेल वास्तव में संघर्ष और प्रतियोगिता का एक पर्याय है, और खेल का समाजशास्त्र प्रतियोगिता और संघर्ष का अध्ययन करता है। खेल से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां, इन सबका अध्ययन करता है। खेल हमेशा समाज के साथ साथ, पूरी सोसाइटी के साथ साथ, व्यक्तिगत रूप से समाज के भीतर, समुदाय के भीतर लोगों में एक जबरदस्त इफेक्ट लाता है, एक जबरदस्त प्रभाव प्रस्तुत करता है। आप देखेंगे जब खेल, अभी आईपीएल चल रहा था, लास्ट ईयर भी आईपीएल यूएई में हुआ था। आप सोचिए, बिना खिलाड़ियों के मैदान में खिलाड़ियों ने अपना कौशल दिखाया, लेकिन जनता का उसमें था। अभी भी वही हुआ। अभी जो आईपीएल स्थगित किए गए हैं, लेकिन समाज में कितना नकारात्मक प्रभाव गया। ठीक है, जान है तो जहान है, जान को बचाने के लिए आवश्यक था कि आईपीएल रोके जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी भी फैल रही थी और खिलाड़ी भी संक्रमित थे। लेकिन देखिए, विदेशों के जानते थे कि भारत में कोरोना का कहर टूटा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी विदेशी खिलाड़ी आए और उन्होंने अपने कौशल को दिखाया। अभी किस खेल बाकी हैं ये बाद में कराए जाएंगे, लेकिन अभी भी लोगों ने निराशा नहीं, खिलाड़ी कभी भी हार नहीं मानता, खिलाड़ी निराश नहीं होता। जो खिलाड़ी संक्रमित थे और जो नहीं खेल पाए वो जा रहे हैं, लेकिन भरे मन से जा रहे हैं। तो खेल भावना होती है। देखिए कि खेल एक जबरदस्त इफेक्ट है, समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसके बहुत सकारात्मक पहलू हैं। ये इसमें कुछ सामुदायिक मूल्य होते हैं, ये कम्युनिटी फीलिंग लाता है, जो नैतिकता स्थापित करता है। आप देखिएगा खिलाड़ी में बहुत कम होता है, बहुत कम, रेयर ऑफ रेयर, जो बेईमानी करता है। कई खिलाड़ियों को आपने देखा होगा टीवी में, तो आजकल बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, थर्ड एम्पायर रहता है, कैमरा एक इवेंट्स पकड़ लेता है। खिलाड़ी कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ा है तो साफ बता देता है कि मेरा पैर बाउंड्री को टच कर दिया, इसलिए इसको आउट ना माना जाए। दूसरी चीज, कैच भी होता है, अगर जमीन में टच हो जाती बॉल तो वो बता देता है। तो ये ऐसे हॉकी में, फुटबॉल में, दौड़ में, सभी जगह खिलाड़ी जानता है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलता। खिलाड़ी से सच्चा कोई नहीं होता, खिलाड़ी में दुर्भावना ही नहीं आता, वी फीलिंग की बात रहती है। वो हमेशा जीतने के लिए खेलता है, कि अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन करना चाहता है। खिलाड़ी कभी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ नहीं जीता, वो देश के लिए, उसमें राष्ट्रभक्ति का ज्वार बहुत ज्यादा रहता है। वो हमेशा जानता है मैं जीतूंगा, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा तो मेरे इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा, देश जीतेगा। देश के लिए जीता है, जबकि हम आप जो हैं, हम में देश भावना बहुत कम है। लेकिन खिलाड़ियों में जितनी वी फीलिंग है, राष्ट्रीयता की भावना है, उतनी अन्य किसी में नहीं। तो ये नैतिकता के गुण है। एक्सरसाइज और व्यायाम तो होता ही है, प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है, कंपटीशन में आ जाता है। खिलाड़ी हमेशा कॉम्पिटिटिव मूड में रहता है। हम आप हमेशा कंपटीशन में नहीं रहते, प्रतियोगिता में नहीं रहते, लेकिन खिलाड़ी हमेशा प्रतियोगी भाव में रहता है। वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए करता है। संघर्ष का मादा होता है, जोखिम लेता है। कई बार आपने देखा, भी आईपीएल में देखा था ना,
लास्ट बॉल पे ही फैसला बदल जाता है। लास्ट बॉल आते आते ही आपको लगता है कि एक बॉल पे 6 रन कैसे बनेंगे, लेकिन वो छक्का मार के मैच टाई करा लेते हैं। उनको मालूम हम जीत नहीं तो मैच टाई कराएंगे, टाई कराने के बाद सुपर ओवर होगा, सुपर ओवर में मैच जीत जाएंगे। ये कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार। हॉकी में भी मैच टाई हो जाता है, 15-15 मिनट का जब समय मिलता है उसमें जबरदस्त करते हैं, उसमें भी पेनाल्टी शूट होते हैं और पेनाल्टी शूट से भी वो जीतते हैं। मतलब उनमें संघर्ष की बात है। नैतिकता के साथ साथ खेल मनोरंजन भी करता है। आप देखिए मनोरंजन इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा चैनल जो है टीवी चैनल में अभी आईपीएल के कारण सबसे हाई जा रहे थे। बिकते हैं टीवी चैनल्स, बिकते हैं, उनको बेचना पड़ता है, कमेंट्री होती है, खिलाड़ियों व्यवसाय बन गया, बिजनेस बन गई, सबसे बड़ा खेल इंडस्ट्री हो गई है। कपड़े, उनकी टोपी, कैप, ये सारी चीजें बिकती हैं खेल सामग्री के साथ साथ। मनोरंजन भी करता है। लोग बाग जिनको क्रिकेट की, जिनको कुछ ABCD नहीं मालूम, लेकिन वो भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो बकायदा देखते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब देखते हैं। आईपीएल के समय लोगों का खाना जल्दी बन जाता था कि हमको आईपीएल मैच देखना है, और बाकी सारे उनके चैनल्स और न्यूज सब उनने एक कर दी, आईपीएल देखा। तो ये देखिए एक मनोरंजन का माध्यम। खेल क्या करता है, टीम वर्क सिखाता है। खेल में एक टीम वर्क की भावना होती है। 11 प्लेयर है तो 11 बिल्कुल मिलके खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक खेल रहा है बाकी 10 नहीं खेले, नहीं, 11। अगर किसी प्लेयर से बैटिंग अच्छी नहीं होती है तो आपने देखा होगा कि वो फील्डिंग बहुत अच्छी कर देता है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर देता है। ये एक टीम वर्क है, सब मिलके खेलते हैं, ये अपने लिए कोई नहीं खेलता। हॉकी में पूरी टीम खेलती है, गोलकीपर अकेला गोल बचाता है लेकिन उसके साथ उसके साथी उसको सपोर्ट करते हैं। फुटबॉल में भी ये चीज है। दूसरी चीज लीडरशिप क्रिएट करती है। खेल में लीडरशिप की भावना आती है। आप देखा कि बहुत से प्लेयर जो हैं, प्लेयर अच्छे होते हैं लेकिन कैप्टन अच्छे होने थे। सचिन तेंदुलकर प्लेयर बहुत अच्छा था लेकिन कैप्टन उतनी अच्छी नहीं कर पाते। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा कैप्टनशिप बहुत अच्छी करते हैं। प्लेयर तो अच्छे हैं निसंदेह, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आज भी नंबर 1 है। रिकी पॉन्टिंग वो भी नंबर 1 के कैप्टनसी के कारण ही वर्ल्ड कप इन लोगों ने जीता। इमरान खान कहते हैं, इमरान खान की भी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, उसने वर्ल्ड कप जीता था। तो ये सारी चीजें लीडरशिप डेवलप करती, क्रिएटिविटी आती है। जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जो क्रिएटिविटी आप देख रहे हैं आजकल, अगर आप 1970 में जब सुनील गावस्कर खेलते थे, वानखेड़े खेलते थे क्रिकेट, वो और आज के प्लेयर में देखिए कितनी क्रिएटिविटी आ गई। शॉट मारने की नई नई टेक्निक आ गई है, फील्डिंग की टेक्निक आ गई है, डाइव मार के कैच लेते हैं। हॉकी का प्लेयर पता ही नहीं चलता और सेकंडों में बॉल इस पोस्ट से उस पोस्ट में पहुंच जाता है। स्विमर को देखिए आप कितना, स्प्रिंटर देखिए 9 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है। कितनी स्पीड है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओलंपिक में जिम्नास्टिक देखिए आप, लगता ही नहीं कि मानव शरीर है, पूरी की पूरी बॉडी आपकी स्प्रिंग के समय समान पलट जाती है। जिम्नास्टों को देखिए, पर्सनालिटी तो ठीक है, स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर हैं उनकी पर्सनालिटी अलग दिखती है। एक प्रमुख, एक प्रशंसक बनना सिखाती है। खेल से हम एक प्रशंसक बनते हैं लोगों के, और कई प्रकार के कौशल सीखता है, क्रिएटिविटी सीखते हैं। घर पे चलते फिरते हम ये सारी चीजें अपनाने लगते हैं। हम अपने आप खेल में रम जाते हैं और बहुत सी गतिविधियां खेल के अपडेट करने लगते हैं। जेंडर वाइज आप देखिए, जेंडर वाइज अगर अपन देखें, खेल का समाजशास्त्र जो अध्ययन करता है वो कहता है महिलाओं को मर्दाना स्वभाव दिखाता है और पुरुषों के लिए प्रतिस्पर्धा, दोनों अलग अलग। हालांकि आज तो मेल फीमेल दोनों में बराबरी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जरूर था कि कुछ खास खेल होते थे, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सिर्फ जेंट्स खेलेंगे, महिलाएं सिर्फ जिम्नास्टिक में या फिर आपके बैडमिंटन, लेकिन आज करीब करीब सभी खेलों में महिलाएं कुश्ती में भी आ रही हैं, जिम्नास्टिक में भी हैं, क्रिकेट में भी हैं, सब में आ रही है। ये पुरुषों के खेल थे पहले, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, कुश्ती। महिलाओं के लिए स्केटिंग था, जिम्नास्टिक था, स्कीइंग था, डाइविंग था। लेकिन आज थोड़ा सा अंतर है। पुरुषों के खेल जो होते हैं उसमें टकराव होता है, दहनशीलता होती है। महिलाएं कम आक्रामक और व्यक्तिगत अधिक होती है। इंडिविजुअल खेल में महिलाएं ज्यादा आगे निकल जाती हैं, ग्रुप वाले खेल में महिलाएं उतनी ज्यादा भी सक्सेस नहीं है। एक एससी हडस्टर्ट है, लिंडसे एससी हडस्टर्ट, टोरंटो विश्वविद्यालय के, वो कहते हैं स्पोर्ट्स में आने से महिलाओं में कर्तव्य, महिलाओं ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुनौती दी है और सामाजिक नेटवर्क में सुधार किया है।
और वो पूरे उसमें चले जाए। मैरी कॉम को आप सब जानते होंगे, मैरी कॉम नॉर्थ ईस्ट की है, लेकिन आप सब जान रहे हैं, तो उनका नेटवर्क बड़ा। हिमा दास को कौन नहीं जानता, लेकिन जब उसने अपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी दिखाई तो आज पूरा देश जानने लगा। ये महिलाओं का उनका कहना है कि नेटवर्क में सुधार होता है। खेल के समाजशास्त्र को एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसकी 4 सिद्धांत मैंने देखे हैं। एक है, खेल की दुनिया जो है एक जटिल है, इसमें परस्पर प्रणाली के रूप में देखा जाता है, इसको एक पारस्परिक प्रणाली के रूप में देखता है, इसको म्यूचुअल सिस्टम के रूप में देखा जाता है, इसमें प्रत्येक भाग का अपना अलग अलग है। तो 4 सिद्धांत हैं इसके। फंक्शनलिज्म के रूप में अगर आप देखें, प्रकारात्मक सिद्धांत के रूप में देखें तो क्या होता है, प्रकारात्मक सिद्धांत के रूप में एक सारे के सारे फंक्शन होते हैं। आपने देखा होगा एक जटिल व्यवहार परस्पर प्रणाली के रूप में देखता है, उसका प्रत्येक भाग जो है कार्यात्मक रूप में एक साथ काम करता है। खेल के सारे 11 के 11 प्लेयर नहीं, 11 प्लेयर इधर और 11 प्लेयर उधर, दोनों मिलके कार्यात्मक रूप में अपने इवेंट्स दिखाते हैं। इंडिविजुअल में भी देखिए वही है, कार्यात्मक रूप में कि उसके साथ पब्लिक ओपिनियन रहती है, पब्लिक की ब्लेसिंग रहती है, और ये कार्यात्मक है। अब संघर्षवादी रूप में अगर देखें अपन, संघर्षवादी सिद्धांत के रूप में उन समूहों की प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो समान नहीं है। मतलब आपको मालूम नहीं कि आपकी टीम कैसी है, लेकिन असमान टीम के साथ भी टीम खेल जाती है। कई बार क्रिकेट में हुआ ना, बांग्लादेश की टीम ने टक्कर दे दी, अफ्रीका को हरा दिया, भारत को हरा दिया, असमान टीम को जिम्बाब्वे ने हरा दिया। ये असमान टीमों के साथ ये संघर्षवादी जो है ये कहता है कि उन समूहों की प्रणाली के रूप में देखता है जो समान नहीं है, इसलिए संघर्ष और परिवर्तन करता है। ये संघर्षवादी दृष्टिकोण से। अब नारीवादी परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ, जो नारीवादी आंदोलन में है महिलाएं, उनके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो इसके माध्यम स्पोर्ट्स के माध्यम से पुरुषों पे अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करती है, हावी होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये सच नहीं है, नारीवादी दृष्टिकोण से अपन देख सकते हैं, तो एक सिद्धांत के रूप में लिया है। और चौथा है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करता है फूले और मीट, उसको अगर अपन यहाँ देखें, उस सिद्धांत को यहाँ अपन लगाते हैं तो सामाजिक व्यवहार के दृष्टिकोण से इशारे और भाषाई संचार व्यक्ति परक की समझ पे जोर देता है। स्पोर्ट में आप देखिए इशारा, भाषा, ये संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, इसके माध्यम से समाज के अंतर्गत खेल में खेल भावना विकसित होती है। इसलिए भी खिलाड़ियों में जो भावनाएं बहुत होती हैं, प्लेयर खेलते रहते हैं, वो विकेट कीपर इशारा कर देता है और बॉलर उस हिसाब से बॉल फेंक देता है और बैट्समैन समझ नहीं पाता। ये इशारों में बताता, बोल के नहीं बताता। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन की जो है ना थ्योरी, वो यहाँ लागू होती है। खेल में भावनाएं बहुत होती हैं, फीलिंग्स बहुत होती हैं, और आप देखिए खिलाड़ी की भावनाएं हमेशा पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स वाले बहुत कम होते हैं। और अक्सर खेल में क्या होता है, खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को भ्रमित करने के लिए गलत संदेश भेजते हैं, वो ऐसी फीलिंग क्रिएट करते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है, और अच्छा खेलता हुआ खिलाड़ी आउट हो जाता है, रन आउट हो जाता है या बोल्ड हो जाता है, कैच दे बैठता है। हॉकी में भी ऐसे ही होता है, बहुत अच्छा खेलता है तो उसको सामूहिक रूप से प्रेशर डाल के, इतना ज्यादा जो अच्छा प्लेयर रहता है हॉकी का या फुटबॉल का, पेले, मैराडोना, इसमें सारे के सारे लोग बाग एक साथ उसको कर लेते हैं और बाकी दूसरे प्लेयर गोल कर देते हैं। ये फीलिंग की बात है। डर, घबराहट, आशंका, ये जो है ना इसका प्रदर्शन करते हैं खेल। सब खिलाड़ी के मन से डर गायब हो जाता है, घबराहट गायब हो जाती है, किसी प्रकार की आशंका से नहीं जीता। ये सारी चीजें पेशेवर खेलों में देखिए, ये भावनाएं बहुत ज्यादा महत्व करती हैं। अब खेल जो है, कहा गया है कि जो इसमें प्रतिद्वंद्विता आती है, कुछ लोग का कहना है, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये एक बुराई का स्रोत है, सोर्सेस ऑफ इवल्स है, लेकिन प्रतिद्वंद्विता ही खिलाड़ी को आगे पहुंचाती है। अब आपने देखा होगा इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। खेल के समाजशास्त्र का महत्व क्या? समाजशास्त्र का महत्व हम सभी जानते हैं। हम सामाजिक संबंधों को, सामाजिक क्रियाओं को, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रणाली को जानने के लिए समाजशास्त्र जानना जरूरी है, समाजशास्त्र को पढ़ना जरूरी है। इसी प्रकार से जब हम खेल का समाजशास्त्र देखते हैं तो खेल के समाजशास्त्र में क्या होता है, ये संघर्ष की भावना, खेल जो है संघर्ष सिखाता है, सीखना, लर्निंग सिखाता है, इसमें सीखते हैं, अनुकूलन करना सिखाता है, एडेप्टेशन सिखाता है, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन करता है, भावनाओं पे नियंत्रण करना सिखाता है, कर्तव्य पालन। खेल, ये खेल के गुण है, वैरायटी है।
खेल क्या करता है, समूह की भावना विकसित करता है। खेल के कारण एक समूह विकसित होता है, खिलाड़ियों का समूह। उसी से फिर आपको अध्ययन करना पड़ेगा ना, खेल समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है, ग्रुपिज्म। अभी आप ही देखिए ना, आईपीएल में टीम थी, कोई आरसीबी समूह से जुड़ गया था, कोई दिल्ली कैपिटल से जुड़ गया था, कोई मुंबई इंडियंस से जुड़ गया था, कोई राजस्थान रॉयल से जुड़ गया था, कोई हैदराबाद चैलेंजर, अलग अलग सब अपने समूह बन जाते हैं, घर में ही समूह बन जाते हैं। ऐसी अन्य खेलों के साथ भी होता है, सामाजिकरण करता है। जितने भी खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका व्यक्ति, इसलिए खेल का पीरियड ही रखा जाता है स्कूलों में कि आप देखिए सामाजिकरण होता है, खेल में भावना विकसित की जाती। आप हार को भी जीत की भावना से लेके, आप देखिए पॉलिटिशियन हारने के बाद में आक्रामक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन खिलाड़ी कभी भी हारने के बाद में आक्रामक नहीं होता। कई बार टीम, पिछली बार भारत की टीम हार गई थी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच टाई हो गया था। उसके बाद भी रन रेट के वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसमें इंग्लैंड को विजेता घोषित किया, जबकि दोनों बराबर थे। लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने हार नहीं मानी और बड़े उत्साह के साथ इंग्लैंड के प्लेयर्स का सम्मान किया और स्वीकार किया। ये सामाजिकरण है, ये सहयोगी भावना आती है, लोगों में संघर्ष करने की भावना आती है, सामाजिक नियंत्रण करता है। स्कूल कॉलेज वगैरह में आपने देखा होगा, बच्चों पे कंट्रोल करने के लिए स्पोर्ट्स ऑफिसर रहते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर बच्चों पे जल्दी कंट्रोल कर लेता है। सोशलॉजी का टीचर नहीं कर पाता, हिस्ट्री का टीचर नहीं कर पाता, मैथमेटिक्स का टीचर नहीं कर पाता, लेकिन स्पोर्ट्स का जो टीचर रहता है, स्पोर्ट्स ऑफिसर जो रहता है, वो बच्चों को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा छात्र संघ चुनाव वगैरह जब होते हैं तो उसमें ड्यूटी अधिकतर वहां पे जो रहती है स्पोर्ट्स ऑफिसर को लगाई, क्योंकि बच्चों के साथ, बच्चों की फीलिंग जानता है, बच्चों की भावनाएं जानता है, बच्चों को नियंत्रण करना आ जानता है। तो ये खेल के माध्यम से हम सोशल कंट्रोल करते हैं, सामाजिक नियंत्रण लाते हैं, एक सामान्य व्यवहार की बात सिखाता है। खेल क्या करता है, जनरल एटीट्यूड सिखाता है, सामान्य व्यवहार करता है। खिलाड़ी का व्यवहार कोई अनपेक्षित नहीं होता, सामान्य व्यवहार रहता है, सब में साथ, सबके साथ समान रूप से मिलता जुलता है। विराट कोहली करोड़पति है, सचिन तेंदुलकर करोड़पति है, लेकिन जब फील्ड में वहां पे लोग उससे मांगते हैं ऑटोग्राफ, वो सहज रूप से देते, समान व्यवहार। ये नहीं है फिल्म स्टारों को देखिए आप, फिल्म स्टार नहीं मिलते, लेकिन खिलाड़ी मिलता है, वो सबके ये समान, उनके जनरल व्यवहार, बिहेवियर उनका जनरल होता है, सामान होता है, कोई आक्रामकता नहीं रहती, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पन नहीं रहता है, इस समान व्यवहार के रूप में रहते हैं। उनमें एक फीलिंग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग। खिलाड़ियों में हर खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने खेल के लिए, उसको मालूम है कि मेरे को मैच जिताना है, मेरे को ये इवेंट जीतना है, मैं दौड़ूंगा, बॉक्सिंग है, इंडिविजुअल खेल में भी देखिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है कि अपना उत्तरदायित्व लेके चलता है कि मैं जीतूंगा तो मेरा देश जीतेगा। ये एक अनुकूलन भी होता है इनमें, हर प्लेयर्स में। खेल में सामाजिक सोशल एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, सामाजिक अनुकूलन होता है। आपने देखा होगा जो सामान्य घरों से बच्चे आते हैं वो सामाजिक रूप से अनुकूलन कर लेते हैं। मैरी कॉम, 3 बच्चे हैं, लेकिन देखिए बॉक्सिंग में अब भी नंबर 1 है, वो अनुकूलन कर लिया उसने, सामाजिक अनुकूलन। हिमा दास सामान्य घर की थी, लेकिन गई, हिंदी नहीं आती आई, बिशन सिंह बेदी से हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, वो हिंदी में करते थे, पर उनके मन में नहीं। आपके स्प्रिंटर मिल्खा दास, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती थी। बहुत से प्लेयर हैं हमारे, भाषाई वो है, कई जगह अंग्रेजी है, कई हिंदी है, कुछ भाषाएं नहीं आती हैं, विदेश से आते हैं, उनको हिंदी नहीं आती विदेशियों को, लेकिन देखिए वो अनुकूलन कर लेते हैं, सामाजिक अनुकूलन है ये चीज। एक कर्तव्य भावना, सुरक्षात्मक बोध होता है। और आज तो स्पोर्ट्स, पहले जरूर कहा जाता खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ये थ्योरी बदल गई है। अब आजकल हो गई है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे विशेषज्ञ, खेलोगे कूदोगे बनोगे आप शहजादे। आजकल ये आ गया है कि आप देखिए खेल, लोग खुद बड़ी बड़ी एकेडमीज आ गई हैं, एकेडमी में भेजा जाता है बच्चों को, जिनके पास पैसा है वो महंगी एकेडमी लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं छोटी छोटी एकेडमी धीरे धीरे खेल रहे हैं। और खेल का जो है एक करोड़ों अरबों का हो गया है। अभी देखिए जापान में इस बार ओलंपिक होना है, कोरोना के कारण संकट में, लेकिन प्रयास हो रहा है कि कैसे भी करके कराए, भले ही पब्लिक नहीं आए। जैसे अभी आईपीएल और लास्ट ईयर T20 हुआ था यूएई में बिना पब्लिक के, लेकिन कराया जाए, क्योंकि खेल क्या करते हैं, लोगों की मानसिकता को बदलते हैं, लोगों में डर और अवसाद का जो आता है वो समाप्त करते हैं।
इसलिए खेल का समाजशास्त्र की एक प्रमुख ब्रांच है, एक अनुशासन है समाजशास्त्री, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्री परिपेक्ष में सामाजिक समूह, सामाजिक लक्ष्यों, ये सारी चीजें, सामाजिकरण, खेल एक ऐसी विधा है जो समाज को विकसित करती, समाज को डेवलप करती, समाज के साथ साथ सारे समूह, सामुदायिक भावनाएं विकसित करती है। इसलिए समाजशास्त्र की ये 19वीं शताब्दी से चालू करी गई खेल का समाजशास्त्र, और एक प्रमुख ब्रांच है जो खेल विभाग जहां बीपीएड एमपीएड करते हैं उसमें तो एक पेपर के रूप में ही देखा जाता है, वैसे भी समाजशास्त्र में, और इसमें काफी अध्ययन हो रहा है, शोध की बहुत संभावनाएं हैं। ये बताता है खिलाड़ी का व्यवहार कैसा होता है, हमारे मानव व्यवहार कहते हैं, सामुदायिक व्यवहार कैसे होते हैं, सामाजिक समूह कैसे बनते हैं, इन सब चीजों को देखने का। तो खेल है एक आपका व्यक्तिगत विकास भी करता है, सामाजिक विकास भी करता है, सामुदायिक विकास, ये खेल का समाजशास्त्र है। कल आपके साथ मैं एक नए विषय पे चर्चा करूंगा, समाजशास्त्र की एक नई ब्रांच की बात करूंगा। आप लोग सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में आप मुझको देते जाइए क्या क्या और बदलाव चाहते हैं, क्या क्या चीजें चाहते हैं, तो मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप लाइक किए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को भेजिएगा, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए। आपको मैं नए नए विषय समाजशास्त्र के साथ जोड़ता रहूंगा। आज के लिए इतना हूँ, जय हिंद।